students. Today we are going to start Laws of Motion Part 4. Welcome to all of you in my channel Make Physics Easier by Mayur Agrawal. Today we are going to start Laws of Motion Part 4. हमें 3 पार्ट्स पढ़ने हैं जिनमें हमने फोर्स, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ और न्यूटन सेकेंड लॉ ये 3 टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे. सो नाउ वी हैव द थर्ड टॉपिक ऑफ न्यूटन्स. पार्ट 4 है लेकिन इसमें हम लोग बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की. अगर हम न्यूटन्स का थर्ड लॉ समझना चाहते हैं तो पहले हमें उसका सिग्निफिकेंस, क्या ऐसी बात बताई गई है जो बाकी दोनों लॉज में नहीं बताई गई है. तो जो न्यूटन का फर्स्ट लॉ था वो बेसिकली हमें फोर्स का इफेक्ट बताता है. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इन रेस्ट इट रिमेन्स इन रेस्ट एंड व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन इट रिमेन्स इन मोशन अंटिल एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट ऑब्जेक्ट. सो इट मीन्स वो हमें इफेक्ट ऑफ फोर्स बता रहा था कि एक फोर्स की एबिलिटी होती है कि वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकता है और एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टेशनरी बना सकता है. सेकेंड लॉ में हमने पढ़ा था मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय फोर्स, कि फोर्स किस तरह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. F इज इक्वल टू ma. दैट वी हैव स्टडीड इन सेकेंड लॉ. F इज इक्वल टू ma मीन्स फोर्स इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द एक्सेलरेशन. किसी ऑब्जेक्ट पर हम ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो ज्यादा एक्सेलरेट होगा, कम फोर्स लगाएंगे एक्सेलरेशन कम आएगा, और अगर फोर्स नहीं लगाएंगे तो किसी भी तरह का एक्सेलरेशन प्रोड्यूस नहीं होगा ना. जो हमारा थर्ड लॉ है, थर्ड लॉ इज बेसिकली फोर्स एक्ट कहां करता है और फोर्स की डायरेक्शन क्या है. सो बेसिकली जो हम लोग थर्ड लॉ पढ़ने जा रहे हैं उसका बेसिस है डायरेक्शन ऑफ फोर्स. ये जो फोर्स है इसकी डायरेक्शन कहाँ होती है और ये किस तरह एक्ट करता है. सो द स्टेटमेंट ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ, पहले हम लोग स्टेटमेंट की बात कर लेते हैं. सबसे छोटा स्टेटमेंट न्यूटन के फर्स्ट लॉ का और न्यूटन के सेकंड लॉ का स्टेटमेंट फिर भी थोड़ा बड़ा होता है. न्यूटन्स थर्ड लॉ इज वेरी सिंपल. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर टाइप्स ऑफ फोर्सेज. हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर कोई फोर्स लगाते हैं एज एन एक्शन तो वो ऑब्जेक्ट हमारे ऊपर एज ए रिएक्शन दूसरा फोर्स लगाता है जिसका मैग्नीट्यूड हमारे लगाए गए फोर्स के बराबर होता है. फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. सो एक्शन फोर्स क्या हुआ, जो एक पर्सन ने दूसरी चीज के ऊपर लगाया और उस दूसरी चीज ने जो पर्सन के ऊपर लगाया, दैट इज कॉल्ड रिएक्शन. सो एक्शन एंड रिएक्शन बोथ आर इक्वल टू ईच अदर. दोनों मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं. अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पोजीशन की, both are equal in magnitude and opposite in direction. And one point you should remember always, action and reaction both are applied by different objects. अगर कोई एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट एक्शन कर रहा है तो सामने जो दूसरा ऑब्जेक्ट प्रेजेंट है वो रिएक्शन अप्लाई करेगा. तो कभी कभी ये क्वेश्चन आ जाता है, एक्शन एंड रिएक्शन एक्ट्स बाय सेम ऑब्जेक्ट, सो यू विल से इट इज फॉल्स. एक्शन एंड रिएक्शन आर अप्लाइड बाय डिफरेंट बॉडीज. एक्शन फर्स्ट पर्सन करेगा तो रिएक्शन उसका जो ऑब्जेक्ट होगा वो उसके ऊपर रिएक्शन करेगा. सो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन. अब हमारे पास कुछ एप्लीकेशंस हैं जो हमें इसमें पढ़नी है. सो सबसे पहली एग्जांपल हम पढ़ने जा रहे हैं अ बुक ऑन टेबल. अगर एक बुक आपने टेबल पर रखी हुई है, सपोज बहुत छोटी सी टेबल है, लाइट वेट टेबल है, वो सिर्फ हल्की चीज़ों का वेट गेन कर सकती है, और उस टेबल पे आपने जाकर एक बुक रख दी. तो अब यहाँ पे अगर हम एक्शन और रिएक्शन को एक्सप्लेन करेंगे तो एक्शन क्या होगी और रिएक्शन क्या होगी वो देखिए. दिस इज द टेबल, ये टेबल है, इस पे एक बुक रखी हुई है. सो द वेट ऑफ द बुक विल एक्ट एज एक्शन. जो बुक का खुद का वेट होगा वो एक एक्शन की तरह बिहेव करेगा जिसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड्स होगी. और ये जो टेबल है, ये टेबल बुक पर एक अपवर्ड फोर्स लगाएगी जिसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि आप पहले वीडियो में आपने समझा था. द टेबल विल एक्सर्ट एन अपवर्ड फोर्स ऑन द बुक टू मेक इट बैलेंस. सो दिस इज एक्शन एंड दिस इज रिएक्शन. तो एक्शन और रिएक्शन फोर्स दोनों वर्क कर रहे हैं. एक्शन कौन लगा रहा है, बुक लगा रही है टेबल पर, और रिएक्शन कौन लगा रहा है, बुक लगा रही है, टेबल लगा रही है बुक पर. और अगर हम ऐसा कोई केस ले लें, अगर इस टेबल पर कोई इतनी ज्यादा हैवी चीज रखी जाए, जैसे कि अगर हम एक बड़ा सा कोई इंजन रख दें, तो मे बी वो टेबल उस इंजन के वेट को बैलेंस ना कर पाए. मतलब क्लियर है कि वो टेबल उस कंडीशन में उतना ज़्यादा रिएक्शन नहीं दे पाएगी. तो इन दैट कंडीशन एक्शन रिएक्शन विल बिकम डिफरेंट, और इसी वजह से वो इंजन उस टेबल को तोड़कर नीचे गिर जाएगा.
बिकॉज दैट इज नॉट इक्विलिब्रियम कंडीशन। तो जब तक टेबल एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रिएक्शन प्रोवाइड करा पाएगी तब तक वो ऑब्जेक्ट्स को बैलेंस कर सकती है, और अगर उनसे ज्यादा, उसकी रिएक्शन से ज्यादा लिमिट का कोई ऑब्जेक्ट आ जाएगा तो टेबल कैन नॉट बैलेंस इन एंड द ऑब्जेक्ट विल फॉल डाउन टूवर्ड्स द अर्थ। सो एक्शन और रिएक्शन, टेबल का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार बोर्ड एग्जाम में डायग्राम की हेल्प से उसको पूछा गया है कि बुक एक टेबल पे रखी है, इस पर लगने वाले फोर्सेस बताइए, तो आप दो फोर्सेस दिखाओगे, एक डाउनवर्ड दिखाओगे वेट ऑफ द बुक, और अपवर्ड दिखाओगे आप नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय टेबल। सेकेंड एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, पुशिंग अ वॉल, जैसे कि आप जब एक वॉल को जाकर पुश करते हो तो आपको तो कोई उसका इफेक्ट नहीं लगता है ऐसे, लेकिन अगर आप अपने पैरों में स्केटिंग शूज पहनकर, पैरों में अपने स्केटिंग शूज पहनकर जाइए और भागकर दीवार को पुश करिए, तो थोड़े मतलब जैसे ही दीवार को आप पुश करोगे आप वापस आओगे बिकॉज ऑफ योर स्केटिंग शूज। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जब आपने जो फोर्स दीवार पर लगाया वो एज एन एक्शन बिहेव किया उसने, और जो दीवार ने आप पर फोर्स लगाया दैट इज कॉल्ड रिएक्शन। सो एक्शन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द बॉय ऑन द वॉल एंड द रिएक्शन इज द फोर्स अप्लाइड बाय द वॉल ऑन द बॉय। सो एक्शन एंड रिएक्शन। हमें लगता तो नहीं है कि वहां पर फोर्स ऑफ रिएक्शन लगा है, लेकिन अगर हम स्केटिंग शूज पहनेंगे तो हम बैकवर्ड्स अपनी इमोशन को देखेंगे, जो कि ये प्रूव कर देगा कि दीवार ने भी हमारे ऊपर एक फोर्स लगाया है। तो दिस इज फोर्स, रिएक्शन एंड रिएक्शन इन द केस ऑफ पुशिंग अ वॉल। एक्शन कौन कर रहा था? वो पर्सन जो दीवार को पुश कर रहा था, और रिएक्शन कौन कर रहा था? दीवार उस पर्सन के ऊपर। थर्ड एग्जाम्पल की हम बात करते हैं, फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम गन। आप लोगों ने मूवीज में या टेलीविजन में कई प्रोग्राम्स वगैरह में देखा होगा, जब सोल्जर्स अपनी मशीन गन से फायर करते हैं तो देखा होगा आपने, वो शेक कर रहे होते हैं, उनके शोल्डर्स पर काफी हर्ट हो रहा होता है, वो हिल से रहे होते हैं। उसका रीजन भी क्या है? फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। मतलब जब गन से बुलेट निकलती है सो इट हैज वेरी लार्ज मोमेंटम। जब गन से बुलेट निकल रही होती है, भले ही बुलेट का मास बहुत कम होता है लेकिन उसकी वेलोसिटी बहुत होती है, जिस वजह से वो एक लार्ज फोर्स कैरी करती है, और वो हो गया एक्शन। तो बुलेट आगे की तरफ जा रही है बाय डूइंग एक्शन, तो जैसे वो आगे निकलेगी वो अपने बैकवर्ड डायरेक्शन में गन पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगी। सो गन ने एक्शन लगाया बुलेट पर, और बुलेट ने गन के ऊपर रिएक्शन लगा दिया। उसी रिएक्शन की वजह से जो हमारा सोल्जर होता है उसके शोल्डर्स पर एक बहुत बड़ा जर्क लगता है, जिसकी वजह से कभी कभी उनको प्रॉब्लम भी होती है, कभी कभी उनका जो टारगेट होता है वो मिस भी हो जाता है। तो जिस वजह से वो लोग, देखा होगा आपने, अपने शोल्डर्स पर प्रॉपरली, अगर बहुत हैवी गन है तो उसे अपने शोल्डर्स पर रख के उसे चलाते हैं। तो वहां पर भी फायरिंग अ बुलेट, इसको कहते हैं रिकॉइलिंग ऑफ अ गन। रिकॉइलिंग मतलब, रिकॉइलिंग का मतलब कॉइलिंग करना, गन को, बुलेट को आगे की ओर भेजना, और रिकॉइलिंग करना मतलब बुलेट का आपके शोल्डर पर या जो पर्सन उसे चला रहा है उस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाना। दैट इज द एग्जांपल ऑफ फायरिंग अ बुलेट फ्रॉम अ गन। फोर्थ वन इज रॉकेट मोशन। आपको मालूम होगा कि रॉकेट्स में बहुत लाइट गैसेस फिल की जाती हैं एज एन इंजन फ्यूल। तो उसके पीछे क्या लॉजिक रहता है? उसके पीछे लॉजिक रहता है कि जब वो सारी लाइट गैसेस अपने नोजल से, रॉकेट के नोजल से हाई प्रेशर के साथ निकलती हैं, सो दे अप्लाई एक्शन ऑन द ग्राउंड, और ग्राउंड विल एक्सर्ट अ रिएक्शन ऑन द रॉकेट सो दैट द रॉकेट कैन गेट अ सपोज्ड, जो भी उसको वेलोसिटी चाहिए अर्थ का एटमॉस्फेयर पेनिट्रेट करने के लिए, वो नेसेसरी वेलोसिटी उसे मिल जाए। सो द गैसेस कमिंग आउट फ्रॉम द नोजल आर डूइंग एक्शन, एंड द ग्राउंड, जैसे वो ग्राउंड से टकराएंगी, स्ट्राइक करेंगी, ग्राउंड विल एक्सर्ट रिएक्शन ऑन द रॉकेट। सो विद द हेल्प ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन अ रॉकेट कैन पेनिट्रेट अप टू द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ। एंड द नेक्स्ट इज मोशन ऑफ मैन ऑन द ग्राउंड। हम लोग जो जमीन पर चल पाते हैं उसमें भी एक्शन और रिएक्शन लग रहा है। आपने देखा होगा जब आप अपने पैर को पीछे करते हो तब आप आगे बढ़ते हो, आप अपना एक पैर पीछे ले जाते हो तब आपकी जो मोशन है वो आगे की तरफ हो पाती है। रीजन क्या है? क्योंकि आपने एक्शन किया बैकवर्ड्स, तो उसका जो रिएक्शन होगा वो कहाँ होगा? फॉरवर्ड्स। जैसे स्विमिंग में अगर हमें आगे की ओर जाना है तो हमें पानी को पीछे की ओर ले जाना होता है। जब हम एक्शन करेंगे तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में वाटर हमारे ऊपर रिएक्शन लाएगा, तभी हम आगे की ओर स्विम कर पाएंगे, आगे की ओर पानी में जा पाएंगे। और अगर हमें पीछे की ओर आना होगा तो हम उसका उल्टा करेंगे, तब हम पानी को आगे की ओर पुश करेंगे तो हमारा एक्शन हो गया फॉरवर्ड, तब हमारे ऊपर रिएक्शन लगेगा बैकवर्ड, तब हम पीछे जा पाएंगे। तो जिस तरह हमने सारे एग्जाम्पल्स की बात की, सो दीज ऑल एग्जाम्पल्स आर कंप्लीटिंग द कंडीशन ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑलवेज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, इक्वल इन द सेंस ऑफ magnitude or opposite in the sense of direction. So this is the Newton's third law and all these are applications
इनके अलावा और भी एप्लीकेशंस होती हैं, वो आप सब लोग देखेंगे, समझेंगे। हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें न्यूटन्स का थर्ड लॉ एप्लीकेबल होता है। So just think about those examples. If you will feel any problem, then you can write in your comment box. Then you can write your problem, any type of problem in your comment box. और अगर वीडियो पसंद आया तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स में शेयर करिएगा। अगले पार्ट में हम मिलते हैं, जो हमारा न्यूटन्स का आखिरी पार्ट होगा इस चैप्टर का, लॉज ऑफ मोशन का। उसमें हम लोग सीखेंगे ग्रेविटेशन के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड डे।